जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं। आज का टॉपिक है पुष्पों में लैंगिक जनन, यानी कि पौधों में लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट कैसे कार्य करते हैं दोस्तों? तो हम समझेंगे कि सबसे पहले इन सभी के नाम को पहचान लेते हैं। इन सभी का नाम क्या है? तो हम कह सकते हैं दोस्तों, यह जो है आपका फूला हुआ भाग, उसे क्या बोलते हैं? परागकोश। फूला हुआ भाग को क्या बोलते हैं? परागकोश। और उसके बाद दोस्तों यह आपका इधर पूरा पार्ट जो है, यह लाइन के रूप में जो खींचा गया है, उसे बोलते हैं तंतु। क्या बोलते हैं दोस्तों? तंतु। फिर अगर आप देखेंगे इस तंतु के माध्यम से, यानी परागकोश या तंतु दोनों को मिलाकर हम बोलते हैं पुंकेसर। क्या बोलते हैं? पुंकेसर या पुमंग। पुंकेसर या पुमंग बोलते हैं दोस्तों। अब यहाँ पर क्या है, बाह्य को हम, जो आपका बाहरी आवरण होता है, उसे हम बाह्य बोलते हैं। बाह्य दलपुंज भी कह सकते हो। फिर दोस्तों यह जो लिखा गया है, यह स्वपरागण कैसे करते हैं, इसको मैं अभी बताता हूँ। फिर आगे क्या है, यहाँ पर दोस्तों कह सकते हैं, ऊपर वाला जो सबसे ऊपर वाला पार्ट जो होता है, उसे बोलते हैं हम कि वर्तिकाग्र। क्या बोलते हैं? वर्तिकाग्र बोलते हैं। वर्तिकाग्र हो गया दोस्तों। अब उसके बाद जो आपका वर्तिका है, यह पूरा का पूरा जो बना हुआ है, क्या है? वर्तिका है जी। अंदर वाला भाग को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? अंडाशय बोलते हैं। अंदर जो उपस्थित होता है दोस्तों, उसे हम बोलते हैं अंडाणु। क्या बोलते हैं? अंडाणु। अंडाणु बोलते हैं दोस्तों। अब हम उम्मीद रखते हैं कि अब वीडियो को हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो स्टार्ट करने के लिए क्या करना है दोस्तों? सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे क्या? युग्मक जनन। क्या? युग्मक जनन। युग्मक जनन क्या है, इधर देख लीजिए दोस्तों। युग्मक जनन है कि नर युग्मक जनन और मादा युग्मक जनन जनन। नर युग्मक जनन किसमें होता है सर? तो हम कह सकते हैं पुंकेसर। पुंकेसर को नर युग्मक जनन भी कहा जाता है या पुमंग कहा जाता है। और मादा में देखेंगे, मादा युग्मक जनन। मादा युग्मक जनन कहाँ होता है दोस्तों? तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ये जो पूरा पार्ट नहीं है, ये जो पूरा पार्ट यहाँ से, यानी कि वर्तिकाग्र से अंडाणु जो है, उसे हम क्या बोलते हैं? मादा युग्मक जनन। क्या बोलते हैं? मादा युग्मक जनन। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? आगे बढ़ते हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि सर आपने यह बताया और हम अभी तक नहीं समझ पाए। समझना नहीं है, हमें यहाँ से समझना है। टॉपिक को यहाँ से स्टार्ट करेंगे दोस्तों और यहीं पर खत्म करेंगे। यहाँ से क्या? परागण। परागण। परागण कितने प्रकार के होते हैं? तो हम कह सकते हैं परागण जो है ना, परागण जो है वह दो प्रकार के हैं। अरे कौन कौन से सर? स्वपरागण और पर परागण। क्या? स्वपरागण और पर परागण। बोलो समझ में आ रहे हैं कि नहीं? समझ में आ रहा है, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, समझ में आना चाहिए। स्वपरागण और पर परागण। स्वपरागण क्या बोलते हैं? सेल्फ पॉलिनेशन। क्या बोलते हैं सर? बोलो क्या बोलते हैं? सेल्फ पॉलिनेशन। बोलो समझ में आया कि नहीं? उसके बाद अगला क्या है? अगला पर परागण। क्या उसे बोलते हैं? हम कह सकते हैं क्रॉस। क्रॉस। क्रॉस का मतलब क्या है कि एक से दूसरे पर, एक से दूसरे दूसरे पर, यानी क्रॉस। उसके बाद है पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन। अब बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं? तो हम स्वपरागण में चलते हैं। स्वपरागण में हमने एक फूल की संरचना लिया। अब फूल में हो सकता है गुड़हल का फूल लिए हो, कोई भी फूल हो, तो हम गुड़हल के फूल को लेकर चल रहे हैं। तो यहाँ पर जो बाहरी आवरण, यानी बाहरी जो तंतु हैं, बाहरी जो छोटे छोटे क्लिप, यानी छोटे छोटे जो तंतु हैं, उसे हम बोलते क्या है? पुंकेसर। सभी, ऐसा नहीं कि एक ही, यहाँ पर एक दो या इन सभी सभी क्या बोलते हैं? पुंकेसर बोलते हैं दोस्तों। अब इस पुंकेसर से जो पराग कण निकलते हैं दोस्तों ना, जो पुंकेसर से परागकण निकलते हैं, वह कहाँ जाते हैं? तो वर्तिकाग्र में। कहाँ जाते हैं? वर्तिकाग्र में जाते हैं। बोलो समझ में आ रहे हैं कि नहीं? वर्तिकाग्र। परागकण जो होते हैं, वह पराग कोश से निकल करके कहाँ जाते हैं? पराग कोश से निकल करके वर्तिकाग्र में जाते हैं। और जब वर्तिकाग्र में जाते हैं, तो वह वर्तिका क्या करती है? अपनी ओर खींच लेती है। क्या करती है? अपनी ओर आकर्षित करती है। और वह कहाँ आ जाता है? अंडाशय में आता है दोस्तों। कहाँ आता है? अंडाशय में आता है। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं? अंडाशय में आने के बाद क्या हो रहे हैं कि यहाँ पर अंडाणु की संरचना बनी होती है, या अंडाणु कक्ष होता है। अंडाणु कक्ष होता है, वहां पर इसका वृद्धि होना स्टार्ट हो जाता है। किसका? यह जो आपका अंडाशय था, और उधर से आपका जो परागकण आया था, वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र में आया, वर्तिकाग्र से होते वर्तिका के माध्यम से अंडाशय में आ गया दोस्तों। बोलो समझ में आया कि नहीं? यह किस प्रकार होता है सर? तो हम कह सकते हैं कि यह, इसके एग्जाम्पल हैं सदाबहार, गुल मेहंदी और मूंगफली। सदाबहार, गुल मेहंदी और मूंगफली। जो स्वयं से, इसमें इसमें कह रहा है दोस्तों, थोड़ा थोड़ा सा माफी चाहते हैं। स्वपरागण में पुष्प का परागण कुछ उसी पुष्प
फिर से बोल रहे हैं, स्वपरागण का मतलब होता है कि एक ही पुष्प के माध्यम से, यानी कि एक ही पुष्प से वह क्या करे कि उसके पराग कोष जो है, यानी कि जो पुंकेसर है, एक ही पुष्प में पुंकेसर भी हो और एक ही पुष्प में क्या हो, स्त्री केसर, जिसे बोलते हैं स्त्री केसर दोस्तों। तो स्त्री केसर और पुंकेसर वह एक ही पुष्प में हो तो वह आपस में क्या करते हैं, आपस में परागण कर लेते हैं, तो इसे स्वपरागण बोलते हैं दोस्तों। बोलो समझ में आया कि नहीं। आगे बढ़ते हैं, अब बढ़ते हैं किसमें, पर परागण। क्या, पर परागण। अब पर परागण क्या है, इसे हम बोलते हैं इंग्लिश में क्रॉस पॉलिनेशन। क्या बोलते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन। यह किस प्रकार होते हैं, तो यह हम एग्जाम्पल के तौर पर कर सकते हैं, कीट से होते हैं, वायु से होते हैं, जल से होते हैं, पक्षी से होते हैं। नहीं समझ में आया सर, हम एग्जाम्पल देंगे, चित्र का देंगे एग्जाम्पल। अरे चित्र का एग्जाम्पल देंगे कैसे, नहीं समझ में आएगा, हम है ना। चित्र का एग्जाम्पल दिए दोस्तों, तो हमने फूल बनाया, एक पौधा बनाया, यह क्या है, पौधा है, यह क्या है, पौधा है। अब इस पौधे के माध्यम से हमने क्या किया कि फूल की संरचनाओं को बनाया, और यहाँ पर भी फूल की संरचनाओं को बनाया। अब यहाँ पर क्या है कि पर परागण के लिए पहले डेफिनेशन क्या होगा, इसमें क्या होगा, किसी अन्य माध्यम की जरूरत पड़ेगी, यानी कि दो पुष्प की आवश्यकता पड़ेगी, दो पेड़ की आवश्यकता पड़ेगी, दो पेड़ की आवश्यकता पड़ेगी। तो जरा एक बात बताओ, यहाँ पर हम समझ रहे हैं कि कीट, पक्षी, वायु। कीट जानते हो, जो बटरफ्लाई होता है, तितली, जो तितली होती है वह इस पर भी बैठती है। अरे मधुमक्खी जानती हो कि नहीं, बटरफ्लाई को छोड़ दो, मधुमक्खी, मधुमक्खी यहाँ भी बैठेगी, मधुमक्खी यहाँ भी बैठेगी। किस लिए बैठेगी, रसपान करने के लिए। किस लिए, रसपान करने के लिए। लेकिन उसे क्या पता कि वह कुछ और कर रही है, अरे उसे क्या पता कि और कुछ कर रही है यार। तो हम कह सकते हैं कि जब यहाँ पर बैठेगी तो यहाँ का जो पॉलिनेशन या सॉरी परागकोश के जो कण होते हैं, परागकण, वह क्या होंगे, उसके पैर के माध्यम से, उसके शरीर के माध्यम से उसके पैर पे चिपक जाए या कहीं भी चिपक जाए तो यह उड़ेगा। और उड़ने के बाद कहाँ आएगा, जाहिर सी बात है वह कहीं ना कहीं जाएगा, कहीं ना कहीं जरूर जाएगा। और जाएगा सोचेगा कि यहाँ का चख लिए तो यहाँ भी चख लेते हैं, तो वह जब यहाँ आएगा तो हम कह सकते हैं कि वो उसके वर्तिकाग्र में आएगा। कहाँ, वर्तिकाग्र में। हो सकता है वर्तिकाग्र में आए, हो सकता है नहीं आए, कोई निश्चित वैल्यू नहीं है, लेकिन आएगा, ऐसी बात नहीं है कि नहीं आएगा, आएगा जरूर। तो इस तरीके से वर्तिकाग्र में आते हैं, और वही क्या होता है, फिर वह वर्तिका के माध्यम से अंडाशय में आ जाता है। जी दोस्तों, तो अंडाशय यह फूल का यहीं पर है अंडाशय, और यहीं पर अंडाणु का निर्माण होगा। अब हमने बताया कीट को, वायु के माध्यम से क्या होते हैं, वायु के माध्यम से भी होते हैं। जरा एक बात बताओ, गेहूं, चावल, इन सभी का खेती किए हो कि नहीं, खेती किए हो ना। खेती जब करते हैं तो नॉर्मली लगाते हैं, बड़ी कठिन परिश्रम करना पड़ता है। उसके बाद जब खेत लहराते हैं तो ऐसा लगता है कि दुनिया धरती स्वर्ग बन गई है। धरती सुनहरा, अंबर नीला, हर मौसम चमकीला, ऐसा देश है मेरा भारत, ऐसा देश है मेरा भारत। तो वह हम कह सकते हैं, जब आज के समय में धान का समय है, धान क्या हो रहे हैं, बढ़िया से लहरा रहे हैं, बढ़िया से लहरा रहे हैं। तो हम कह सकते हैं वह आपस में क्या कर रहे हैं, पौधों में लैंगिक जनन कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, तो जब आपस में लहरा रहे हैं तो उनमें से जो परागकण होते हैं, दूसरे परागकण में क्या होते हैं, दूसरे परागकोश, यानी हम कह सकते हैं वर्तिकाग्र में स्थापित हो जाते हैं, वर्तिकाग्र में स्थापित हो जाते हैं। तो जरा एक बात बताओ, धान तो पौधा हुआ था, पौधे के बाद बीज कैसे होता है, जब उसके वर्तिकाग्र में आएंगे, वर्तिकाग्र इसे हम चलो यहाँ से बताते हैं कि ये अब इसी को लेकर चलेंगे, क्योंकि हमें सिर्फ बताना था कि पर परागण कैसे होता है, दूसरे पुष्प के माध्यम से हमने बता दिया, उसको छोड़ दीजिए। अब हम इसमें किस तरीके से हो रहे हैं, वर्तिकाग्र में आता है, यानी कि धान के ऊपरी परत में जब जाता है वर्तिकाग्र उसे बोलते हैं, और वर्तिका के माध्यम से वह कहा जाता है अंडाशय में जाता है। अंडाशय में इसका क्या होने लगता है, वृद्धि होने लगता है। क्या होने लगता है, वृद्धि होने लगता है, जो बाद में बीज बन जाता है। बीज, अरे जो चावल खाते हो बीज ही है भाई, जो चावल खाते हो बीज ही है। तो आपको थोड़ा सा शर्म कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, हंसने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बोलो समझ में आया कि नहीं, हंसने की जरूरत नहीं है, थोड़ा टॉपिक सीरियस है, ठीक। अब आगे क्या है कि आगे हम कह रहे वायु के माध्यम से, कैसे, वायु के माध्यम से आया सावन झूम झूम के, अरे आया सावन झूम झूम के, हवा चली है घूम घूम के। जल के माध्यम से क्या, सावन आएगा तो पानी जरूर बरसेगा, सावन आएगा तो पानी जरूर बरसेगा। और जो पानी जब बरसेगा, पानी एक जगह नहीं बरसेगा, पानी एक जगह नहीं बरसेगा, पानी सब जगह बरसेगा। और जो पानी सब जगह बरसेगा तो जाहिर सी बात है कि इस पर जब बरसेगा तो उसका क्या होगा, उसका पराग कण के जो पराग कोश के जो कण होंगे वह बूंद के माध्यम से, बूंद में से क्या होंगे, दूसरे वाले में चला जाएंगे। हो सकता है वह वर्तिकाग्र में चले जाएं,
हो सकता है वह वर्तिकाग्र में चले जाएं, और जाने से क्या होगा, वह यही कार्य होगा कि जब यह वर्तिकाग्र में आएंगे तो वर्तिका में आएंगे, वर्तिका में आएंगे तो अंडाशय में आएंगे, अंडाशय में आएंगे तो बीज का निर्माण करेंगे। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं? वेरी गुड, समझ में आ रहा है कि नहीं? अब हाँ, अब हमने यहाँ पर कर लिया कि जल के माध्यम से बताया, पक्षी के माध्यम से कैसे, पक्षी के माध्यम से कैसे, थोड़ा बड़ा पेड़ लेना है। अरे फूल को नहीं लेना है, फूल वह तो बैठेगा बेचारा, वह फूल लुढ़क जाएगा, क्या होगा, लुढ़क जाएगा। बड़ा पेड़ क्या लेंगे, बड़ा पेड़, अरे जरा आम के पेड़ और बड़े पेड़ लेते हैं, जैसे नीम के पेड़ वगैरह। इन सभी में देखते हैं तो इन सभी में क्या होता है कि जब पक्षी बैठती है तो बैठती है तो उसके परागकण जो होते हैं, परागकोश से निकले हुए परागकण जो होते हैं, कहाँ, वर्तिकाग्र में जब जाते हैं, किसी न किसी माध्यम से, जरूरी नहीं है कि वह लेकर जाता है, डालता है, कोई नहीं, ऐसी बात नहीं है, डालता नहीं है, वह अनजान रहता है। अगर यह होता तो आज के समय में किसी का कोई भलाई नहीं कर रहा है, आज के समय किसी का कोई भलाई नहीं कर रहा है, तो वह क्यों करेगी? लेकिन उसे नहीं मालूम है वह किस प्रकार कार्य कर रहे हैं, वह छुपा हुआ है। ठीक, तो पक्षी के माध्यम से भी होते हैं, पक्षी इधर से उधर हो सकते हैं। फिर आगे क्या है, हमने गेहूं को बताया, धान को बताया, घास भी होते हैं जो लहराते रहते हैं, पेड़ को भी मैंने बताया, गिलहरी जो होती है, गिलहरी, अरे माध्यम की जरूरत पड़ती है कि नहीं, अगले पेड़ में जो चिड़िया होती है या गिलहरी होती है, ये सभी एक माध्यम है। क्या करते हैं, परागकण को परागकोश से निकले हुए परागकण को कहाँ, वर्तिकाग्र तक पहुंचाना। किसका कार्य होता है, गिलहरी का कार्य होता है, चिड़िया का कार्य होता है, या हम कह सकते हैं कीट, वायु और जल का कार्य। बोलो समझ में आया कि नहीं? अगर आज समझ में आ गया हो तो आज का टॉपिक बहुत बहुत शानदार रहा है, नहीं तो कोई मतलब नहीं है, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। अब हमारे ख्याल से यह आपका टॉपिक बिल्कुल आसान हो गया होगा। एक बार अगर न समझ में आया हो तो जो पहले बार देखे हैं तो उसको एक बार रिवाइंड करके फिर से देख लो दोस्तों, हमारे ख्याल से यह समझ में आ जाएगा। आज के बाद यह जो डाउट होता है कि परागण क्या होता है, स्वपरागण क्या होता है, परपरागण क्या होता है, उनसे आज वो लोग खेलना स्टार्ट कर देंगे। और हम का उम्मीद रखते हैं कि खेलना क्या, अब लिखना नहीं है, अब बोलना भी स्टार्ट कर दो। तो यहाँ पर हमने जो बताया कि यह किस तरीके से कार्य करते थे, तो अब हम उम्मीद रखते हैं कि एक चीज़ और है, एक चीज़ क्या है, एक चीज़ और है जो परेशान करेगा। क्या है कि आपसे हो सकता है पूछ ले, परागकण के नुकसान क्या होंगे, फायदे क्या होंगे। तो परागकण के जो फायदे हैं, फायदे को मैं बताऊंगा, जो नुकसान है नुकसान को बताऊंगा। परागकण के सबसे पहले हम फायदा यानी कि लाभ क्या होता है, तो परागकण किस प्रकार के लाभ चाहिए हमें, स्वपरागण के लाभ चाहिए या परपरागण के लाभ। स्वपरागण के लाभ के लिए हम कह सकते हैं इसे किसी अन्य पेड़ की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसे किसी अन्य पेड़ के पुष्प की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि यह अपने ही क्या करता है, पुंकेसर के माध्यम से वह स्त्री केसर में पहुंचाता है, इसे किसी अन्य की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। फिर आगे क्या है, तो आगे हम समझेंगे कि कीट पतंगों को आकर्षित करने वाले जो विशेष उपकरण होते हैं उनकी थोड़ा सा आवश्यकता कम पड़ेगी, जैसे क्या है, रंग, गंध। अब आगे दोस्तों देखेंगे। अब हानियां तो एक चीज होती है, हानि जरूर, जाहिर सी बात है कि अगर एक बच्चे को 4 लोग उसको ध्यान दें और एक बच्चे को सिर्फ एक ही ध्यान दें, तो जो एक ही लोग ध्यान देंगे वह बच्चा कमजोर होगा, और जिसमें 4 लोग ध्यान दे रहे हैं, जाहिर सी बात है वह बच्चा तंदुरुस्त होगा। तो यानी कि यह क्या कर रहा है, यह एक बच्चे को स्वयं पाल रहा है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर सभी किसी न किसी अन्य के माध्यम से उसका पालन पोषण हो रहा है। तो इसका जाहिर सी बात है जो बीज होगा, बीज का दाना मोटा होगा, और इसका क्या होगा, इसका बीज का दाना पतला होगा। कभी कभी हम देखते हैं कि उसको कितना भी आप दे दीजिए पानी वगैरह, लेकिन वह धान का या गेहूं का बीज पतला ही रह जाता है, मोटा नहीं होता है दोस्तों। तो हम उम्मीद रखते हैं कि यह आपको समझ में आ गया। परपरागण के लिए क्या है, तो परपरागण के लिए हमें किसी अन्य माध्यम की जरूरत पड़ेगी या अन्य पौधों की जरूरत पड़ेगी। जी दोस्तों, वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद।